हेलो स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो बेसिकली देर आर थ्री बेसिक फोर्सेस इन नेचर। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस सबसे वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर हैं और ये किसके बीच में होती हैं? दीज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस। कभी भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा इसके रिलेटेड एक और ख़ास बात है जो आपने 9th में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए हमारे पास एक लॉ है दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट सेज कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, एक का मास m1 एक का मास m2 और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r, then the gravitational force will be directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to square of distance between them। बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे और इसी कांस्टेंट को हम g से डिनोट करते हैं एंड ये g कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी ख़ास बात क्या है? इसके यूनिट्स अगर निकालने हो बेटा, यूनिट्स ऑफ जी, देखिए क्या फार्मूला बनेगा उसके लिए। हमारे पास फार्मूला बनेगा Fr² अपॉन m1 इंटू m2। तो इसके यूनिट्स बनेंगे, फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो जी के यूनिट्स क्या हुए? इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब आपको ये करना है कि इसी जी की वैल्यू CGS यूनिट्स में निकालनी है। ठीक है, ये आप करके देखिएगा CGS यूनिट में क्या होगी। दूसरी बेटा इसके बाद आती है सेकेंड फोर्सेस दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये दो फोर्सेस से बनी हैं। फर्स्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और दूसरी हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और आपने पढ़ा है चार्जेस में क्या होता है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही मैग्नेट में भी आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा था बेटा, मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें भी वही होगा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होंगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो होंगी दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेस। और बेटा इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास लॉ है कूलम्स लॉ। तो एक कूलम्स लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए हमारे पास है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जिनके बारे में आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। बट फ़िलहाल मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहती है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव थी, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and is inversely proportional to square of distance between them। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट के को हम बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
और वैसे ही मैग्नेट में मान लीजिए ये दो पोल्स हैं, आपने बेटा पढ़ा था 10th में, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें दोनों पोल्स बनाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए एक साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है M1 कह लो या M1, और इसके नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है M2। ये M1 और M2 यहाँ पे है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक डाइपोल, कि जिससे वो दूसरे किसी मैग्नेट के को अट्रैक्ट कर सकता हो या रिपेल कर सकता हो। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लगाएंगे, बट यहाँ के नीचे सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पे जो के एम है इट इज़ कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट थर्ड है बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस? बेटा आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी फोर्सेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो दीज आर attractive forces between two protons, two neutrons, or between proton और न्यूट्रॉन। यहाँ बेटा हम सिंप्लीफाई इसको करके लिखते हैं, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। B/W का मतलब बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ये बेटा न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हों। अब न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है? दैट इज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी टुगेदरली हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो किसी भी दो न्यूक्लियॉन के बीच में, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। और बेटा इन तीनों फोर्सेस की ख़ास बात क्या है कि अगर इनका रेशो लिया जाए ग्रेविटेशनल फोर्सेस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू न्यूक्लियर फोर्सेस, तो रेशो आता है 1:10⁻36 is to 10⁻38। इट मीन्स यहाँ से 2-3 बातें क्या पता चली। इसका मतलब सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, पहली बात। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस से 10⁻2 टाइम्स वीक हैं, क्योंकि 38 और 36 कितने का फ़र्क है? 10⁻2 का मतलब 100 टाइम्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस से 10⁻2 मतलब 100 टाइम्स वीक हैं। तो दिस आर बेसिकली द फैक्ट्स रिगार्डिंग बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बाकी बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर्स आएंगे। जैसे 11th में आपके ग्रेविटेशन चैप्टर होगा तो वहाँ पे हम उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, वहाँ पे हम इनकी मैग्नेटिक फोर्सेस वाली डिटेल पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।